हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगी सेल के बारे में कि सेल क्या होती है। सेल हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और सेल का हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करती है। तो आज मैं बताऊंगी आपकी कि सबसे छोटी जो हमारी बॉडी की सबसे छोटा पार्ट या सबसे छोटा स्ट्रक्चर है वो है हमारी सेल का। सेल बहुत सारे ऑर्गेनेली से मिलकर बनी होती है और इतनी छोटी है कि हम इन्हें नेक्ड आई से देख नहीं सकते, लेकिन इनके मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। यानी सेल में प्रेजेंट जितनी भी ऑर्गेनेलीज होती है, जैसे आप ये देख पा रहे होंगे सेल में, सेल के ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें हमारा ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं हमारे डीएनए, आरएनए, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है। अब क्या होता है, सेल में डिफरेंट टाइप के हमारे गोल्जी बॉडीज, जैसे ये हमारी गोल्जी बॉडी है, ये प्रेजेंट है, हमारे ईएसआर प्रेजेंट है, हमारे माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, हमारे सेंट्रोसोम प्रेजेंट है। तो इन सभी का काम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये जो सेल है इसमें क्या क्या ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है और हमारी मेनली सेल का काम क्या होता है। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले हमारी सेल का काम क्या है, क्यों, किसने डिस्कवर करा है, क्या इसका काम होता है, हमारी बॉडी में करती क्या है, ये सब जानेंगे हम इस पीपीटी, इस वीडियो के थ्रू। तो आइए आज बात करते हैं सेल की। तो सेल क्या है, सेल आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग, यानी जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो सभी किससे मिलकर बनी हुई है, हमारे सेल से मिलकर बनी हुई है। चाहे वो कोई भी एनिमल हो, कोई भी इंसेक्ट हो या ह्यूमन बींग्स हो, सभी किससे बनी हुई है, जितनी भी लिविंग सेल्स हैं जो ग्रोथ कर सकती है, जो ऑक्सीजन ले सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड ले सकती है, अपना खाना बना सकती हैं, ये सभी सेल, ये सभी चीज़ें किससे मिलकर बनी हुई है, सेल से मिलकर बनी हुई है। तो ऑल सेल अराइज फ्रॉम एग्जिटिंग सेल। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितनी भी हमारी ये सेल्स बनी हुई है, हमारी बॉडी में जितनी भी सेल हैं वो सभी क्या है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनी हुई है। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी हम लोग बने हुए, तो हम किससे बने हुए हैं, जब हमारे मदर एंड फादर के ओवा एंड स्पर्म आपस में मिले होंगे तभी जाके उन्होंने क्या बनाया है, एक सेल बनाई है। ठीक है, ओवा एंड आपका स्पर्म मिला, दोनों फर्टिलाइज हुए, फर्टिलाइज होने के बाद सेल का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हुआ। तो सेल कहीं न्यू नहीं आई है। तो सेल कहाँ से आई है, अगर हम बने तो हम किसकी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने, अपने पेरेंट्स की प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने, यानी ओवा एंड स्पर्म, जिनमें उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके क्रोमोसोम प्रेजेंट थे। अब अगर हमारी मदर फादर है तो हमारे मदर फादर की जो सेल्स हैं, मदर फादर के पास जो सेल्स हैं, यानी जिनसे उनकी बॉडी बनी हुई है, वो उनकी खुद की सेल नहीं है, वो भी उनकी किसकी है, पेरेंट सेल की है। ठीक है, समझ रहे हो आप। तो जो भी हमारी बॉडी, किसी की भी बॉडी बनी हुई है वो खुद की न्यू सेल से नहीं बनी हुई है, वो किससे बनी हुई है, हमारे पेरेंट सेल से। यानी हमारे ओवा एंड स्पर्म जब आपस में फ्यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन होगा, तभी जाके एक न्यू सेल मल्टीप्लाई करेगी, न्यू फॉर्मेशन होगी सेल्स की, एंड न्यू क्या होगा, एक बेबी फॉर्म होगा। तो द इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक फर्स्ट ऑब्जर्व प्लांट सेल विद अ क्रूड माइक्रोस्कोप इन द लेट 16th सेंचुरी। तो हमारे एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम रॉबर्ट हुक था, जिन्होंने फर्स्ट बार ऑब्जर्व करा था प्लांट सेल को। उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा था कि ये जो प्लांट है वो भी किसी चीज़ से मिलकर, मतलब कुछ तो ऐसी चीज़ है जिससे एक पूरा प्लांट बना हुआ है। तो उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में 16th सेंचुरी में चेक करा था कि क्या ये जो प्लांट है वो किससे मिलकर बना हुआ है। तो उन्होंने बताया था कि सबसे पहले किससे बनी हुई है हमारी सेल्स, प्लांट सेल से। तो उन्होंने डिस्कवर किसको करा था, प्लांट सेल को। ठीक है, किसने, रॉबर्ट हुक ने 16th सेंचुरी में प्लांट सेल को डिस्कवर करा था। Then in the 1830 century, two German scientists, Matthias and Scaleden and the Theodor Swan proposed that all living things are composed of cell. मतलब अब 1930 सेंचुरी में दो साइंटिस्ट थे जर्मन के, मैथियस स्कैलेडन एंड द थियोडोर स्वान, जिन्होंने बताया कि जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो सब किससे मिलकर बनी हुई है, सेल से मिलकर बनी हुई है। समझे आप, कि जो हमारे रॉबर्ट हुक थे उन्होंने तो ये बताया था कि जो प्लांट है वो सेल से मिलकर बना हुआ है, यानी जो प्लांट सेल की जिन्होंने डिस्कवरी करी थी, ऑब्जर्व करा था, वो कौन थे, रॉबर्ट हुक। लेकिन जो लिविंग सेल की
डिस्कवरी करी थी वो 1930 सेंचुरी में हमारे जर्मन के साइंटिस्ट मैथियस स्केलेडन एंड द थियोडोर स्वान थे, जिन्होंने ये बताया था कि लिविंग जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब किससे मिलकर बनी हुई है, सेल से मिलकर बनी हुई है। नेक्स्ट, सेल आर द सेल आर द बॉडी स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट, यानी बॉडी के, आपको पता होगा कि बॉडी जो हमारी है वो किन किन को मिलकर बनी हुई है, जो हमें लार्जेस्ट चीज़ें दिखाई देती है, जैसे हमारे ऑर्गन्स, जैसे लंग्स, हार्ट, किडनी, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स, ठीक है, उनमें प्रेजेंट डिफरेंट ऑर्गन, स्प्लीन, लीवर, ये सारी चीज़ें। लेकिन उन सारे ऑर्गन को बनाने के लिए भी क्या है, सबसे जो छोटी यूनिट्स काम करती है वो है हमारी सेल्स। तो जो एक लीवर को फंक्शन करवा रही है वो कौन करवा रही है, एक सेल फंक्शन करवा रही है। दे आर ग्रुप टूगेदर टू फॉर्म टिश्यू, यानी जो सेल्स है, ठीक है, सेल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी जो मेरा ऑर्गन एक बना हुआ है, मान लो लीवर बना हुआ है, देखिए मान लो एक लीवर बना हुआ है, ठीक है। अब ये लीवर के अंदर ना बहुत सारे क्या होंगे, सेल्स होंगे, जैसे ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ठीक है, बहुत सारी सेल है। तो ये सेल जब आपस में मिलेंगी तो ये क्या फॉर्म करेगी, एक टिश्यू फॉर्म करेंगी, ठीक है। जब मैंने एक सिंगल इस गोले को बोला तो ये क्या है, मेरी एक सेल है। लेकिन ये बहुत सारे गोले अगर अटैच हो जाएं, इस तरीके से आपस में अटैच हो जाए, ठीक है, तो इससे बोलेंगे हम टिश्यू। तो यानी क्या हो रहा है कि बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बना रही है, टिश्यू बना रही है। जैसे टिश्यू की बात करें तो जैसे एक ब्लड एक टिश्यू है जो आपस में कनेक्ट करके रखता है, मसल हो गई, बोन हो गए, ये सारे क्या है, टिश्यू है। अब टिश्यू को हमने कैसे बोला कि ये टिश्यू है, टिश्यू को बोला हमने कि सेल, सारी सेल मिलकर क्या बनाएंगी, टिश्यू बनाएंगी, ठीक है। जब एक सिंगल है, सेल है, तो उसे हम केवल सेल ही कहेंगे। लेकिन जब सेल आपस में एक दो तीन चार बहुत सारी आपस में जुड़ जाएंगी तो उन्हें हम क्या कहेंगे, टिश्यू बोलेंगे। ओके, डिफरेंट टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन, एग्जाम्पल हार्ट, स्टमक एंड द ब्रेन। अब देखिए, अगर सेल सेल ने मिलकर क्या बनाया, एक टिश्यू बनाया। अब अगर टिश्यू मिलकर, हमारे जो टिश्यूज हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, एक ऑर्गन बनाएंगे, जैसे हार्ट को बनाएंगे, हमारे स्टमक को बनाएंगे एंड द ब्रेन को बनाएंगे, ठीक है। तो सेल ने मिलकर क्या बनाया, टिश्यू, एंड टिश्यू ने मिलकर क्या बनाया, एक ऑर्गन बनाया, ठीक है। Organ are grouped together to form system, each of which perform a set of related function that maintain homeostasis, contribute to the health of the individuals। अब ये बोल रहा है सारे जो ऑर्गन बने हैं, ठीक है, हमारे सेल ने क्या बनाया, टिश्यू, टिश्यू ने क्या बनाया, ऑर्गन बनाया। अब ऑर्गन सारे मिलकर के क्या बनाएंगे, एक सिस्टम बनाएंगे। जैसे ऑर्गन है, मान लो हमारी बकल कैविटी एक पार्ट है, ठीक है, हमारे इसोफेगस, स्टमक, हमारा लीवर, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, तो ये सारे क्या थे, ऑर्गन्स थे, ये सारे क्या थे, ऑर्गन थे। ये सब मिले तो इन्होंने क्या बनाया, एक सिस्टम बनाया, जिसे हमने क्या कहा, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कोई भी अगर एक पार्ट है वो इंडिविजुअली कभी भी फंक्शन नहीं कर सकता, बट एक सिस्टम इंडिविजुअली क्या कर सकता है, एक फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। जैसे बात करें हमारी हार्ट की, ठीक है। अब हार्ट क्या है, डिफरेंट, एक हार्ट है जिसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, लेकिन चैम्बर्स को जो कनेक्ट करके रख रहा है वो कौन है, हमारी आर्टरीज एंड वेन्स है, कैपिलरीज है। तो ये दोनों, ये वेन, आर्टरीज एंड हार्ट एंड द कैपिलरीज, ये मिलकर क्या बना रही है, हमारा एक सिस्टम बना रही है, जिसे हम कहेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो हमारे एक सेल है, सेल ने क्या बनाया, एक टिश्यू बनाया, टिश्यू ने एक क्या बनाया, ऑर्गन, एंड एक ऑर्गन ने क्या बनाया, एक सिस्टम बनाया, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हमारी रेनल सिस्टम, ठीक है, हमारे एक्सोक्राइन सिस्टम, इस तरीके से। अब क्या है इसमें, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड फ्रॉम वन और मोर सेल्स। जो भी लिविंग थिंग्स होती है वो कभी भी, मतलब मान लो हम एक ह्यूमन बीइंग है, तो हम ना एक सेल से मिलकर नहीं बने हुए, हम जो बने हुए वो थाउजेंड्स ऑफ सेल से मिलकर बने हुए। तो एक बॉडी को बनाने के लिए एक सेल की ज़रूरत नहीं होती, मल्टीपल सेल्स की ज़रूरत होती है। अ सेल इज द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग एन ऑर्गेनिज्म अलाइव एंड द फंक्शनिंग, ठीक है। अब सेल है ना, उसका काम क्या है, सबसे सिंपलेस्ट यानी सबसे छोटी हमारी क्या है, यूनिट है बॉडी में, इस सेल से छोटा कोई और है ही नहीं। इसका काम क्या है, सेल को हमेशा
ठीक है, क्या करना, जिंदा रखना, ठीक है। अब अगर सेल जिंदा रहेगी तो वो टिश्यू भी जिंदा रहेगा, अब वो टिश्यू जिंदा रहेगा तो वो मतलब लिविंग रहेगी, तो वो एक ऑर्गन भी क्या रहेगा, जिंदा रहेगा, एक सिस्टम भी जिंदा रहेगा। तो उसी तरह क्या है, अगर एक सेल प्रॉपर अपना फंक्शन करती है, अलाइव रहती है, फंक्शनिंग करती है, तो वो होल टिश्यू, ऑर्गन एंड सिस्टम एंड होल बॉडी को क्या कर सकती है, आपका अलाइव करके रख सकती है। लेकिन अगर एक सेल ही की डेथ हो जाए, सेल ही फंक्शन ना करे, तो ना तो टिश्यू आपका ग्रोथ कर पाएगा, ना फंक्शन कर पाएगा, ना ऑर्गन, और ना ही कोई सिस्टम और ना ही कोई बॉडी क्या कर पाएगी, फंक्शन कर पाएगी। This introduction to cell in the starting point for the area of the biology that study the various type of the cell and how they work. हमारी बॉडी में ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप की सेल प्रेजेंट होती है, हमारी बॉडी में मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होती है। अभी हमने जब तक पढ़ा है कि एक गोल तरह की सेल है जिसमें बहुत सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है और उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ऐसा नहीं है, सेल भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। मैं आपको बता दूं कि सेल का जो टाइप्स है वो हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है और डिफरेंट डिफरेंट वो फंक्शन करती है हमारी बॉडी में। जैसे सबसे पहले बात करते हैं फाइब्रोब्लास्ट। तो फाइब्रोब्लास्ट सेल होती है, ये काम क्या करती है, हमारे जितनी भी सेल्स है उनको आपस में कनेक्टेड करके रखती है, ठीक है। आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इस तरह की सेल होती है, इरेगुलर शेप होता है इनका, एकदम सिलेंड्रिकल शेप होता है। तो ये इनका काम क्या है, जितने भी टिश्यूज है, सेल्स है, इन सबको आपस में बाइंड करके चिपका के रखती है, ठीक है। अब ये इरेथ्रोसाइट है, आपको कुछ रेड कलर की दिखाई दे रही होगी, ये इरेथ्रोसाइट का काम क्या है, ये भी हमारे सेल में हमारी बॉडी में सेल प्रेजेंट होती है, जो कि ब्लड में प्रेजेंट होती है। इरेथ्रोसाइट का काम होता है ऑक्सीजन को एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने का। तो ये भी एक सेल होती है हमारी बॉडी में, जिन्हें क्या कहते हैं, हम इरेथ्रोसाइट्स कहते हैं। अब ये एक है हमारी फैट सेल। फैट सेल हमारे एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट होती है। एडिपोज टिश्यू में ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का काम करती है, ठीक है। किसका काम कर रही है, न्यूट्रिएंट को स्टोर करने का काम करती है हमारी फैट सेल। अब इसी तरह से हमारी ब्लड में ही प्रेजेंट होते हैं मैक्रोफेजेस, ठीक है। आपको कुछ इरेगुलर स्पाइक्स जैसे शेप दिखाई दे रहा होगा इनका, बीच में इनके न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये क्या करती है, कोई भी अगर बैक्टीरिया, माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं बाय द नेजल कैविटी या द ओरल कैविटी, तो इनको मारने के लिए, जो भी वायरस मान लो आ गया, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस आ गया, किसी भी तरह का जो हमें डिजीज कॉज कर रहा है, तो वो ब्लड में जाएगा और ब्लड में प्रेजेंट हमारी मैक्रोफेजेस सेल उनसे क्या करेगी, फाइट करेंगी और उनको डिजीज कॉज करने से क्या करेंगी, रोकेंगी, ठीक है। तो ये हमारी मैक्रोफेजेस है, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स, अब देखो एपिथेलियल सेल, इस सिंगल को मैं क्या कहूँगी, एपिथेलियल सेल कहूँगी। लेकिन एक बहुत सारी सेल इसमें प्रेजेंट है तो इसको कहूँगी मैं एपिथेलियल टिश्यू। अगर एक सेल है तो मैं क्या कहूँगी, एपिथेलियल सेल। बट एक बहुत लाइनिंग में एक से ज़्यादा सेल इसमें अटैच है तो इसको क्या कहूँगी, टिश्यू कहूँगी, ठीक है। तो जो हमारी एपिथेलियल सेल्स होती हैं, सेल दैट कनेक्ट बॉडी पार्ट्स फ्रॉम लाइनिंग ऑफ द ट्रांसपोर्ट गैसेस। अच्छा, ये जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनकी इनर लेयर है वो किससे बनी हुई है, एपिथेलियल सेल से बनी हुई है। मोस्ट ऑफ जो चीज़ें हमारी बॉडी में वो किससे बनी हुई है, एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी है। एपिथेलियल का जो मेनली काम है वो बॉडी के हर एक पार्ट को क्या करना है, कनेक्ट करना है, और ये हमारी लाइनिंग्स बनाती है। जैसे जितनी भी डक्ट्स हैं हमारी बॉडी में, जैसे ब्लड वेसल्स हो गई, ये डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया हमारा, ये पूरा कैसे खोखला है, ठीक है, डक्ट है। तो ये जो डक्ट जिनकी इनर लेयर्स हैं ये सारी किससे बनी हुई है, हमारे एपिथेलियल सेल से। अब उसी तरह से हमारी अदर एपिथेलियल के अलावा अदर सेल्स भी होती है, जैसे स्केलेटन मसल एंड द स्मूथ मसल, ठीक है। स्केलेटन मसल एंड स्मूथ मसल का काम क्या है, सेल दैट मूव ऑर्गन एंड बॉडी पार्ट्स। इन स्केलेटन मसल का काम क्या है, देखो जैसे मेरे हाथ और मेरे फिंगर्स में क्या प्रेजेंट है, स्केलेटन मसल जो कि हड्डियों से अटैच है, ठीक है। इनका मेनली काम क्या है, ऑर्गन को मूव कराना, ठीक है। अब मान लो मेरे हाथ है, हाथ में कौन सी मसल है मेरी, एक होगा तो स्केलेटन सेल है, और बहुत सारी सेल अटैच है तो उनको क्या बोलेंगे, स्केलेटल मसल टिश्यू, ठीक है। अब इनका काम क्या है, मेरे हर एक ऑर्गन को मूव कराना, उसको फंक्शन कराना, ठीक है। वो कोई चीज़ को अंदर आना, किसी चीज़ को बाहर जाना, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारी स्केलेटन मसल सेल एंड द स्मूथ मसल। जितने भी हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा यूट्रस है, इनमें क्या प्रेजेंट है, हमारे स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है। और ये कैसे होती है, इनवॉलेंट्री होती है। जैसे कभी क्या होता है,
कोई मदर क्या है, प्रेग्नेंट है, तो उस दौरान उसके यूट्रस में स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है। स्मूथ मसल का मेनली काम क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक क्या करना, कॉन्ट्रैक्शन करना। तभी एक मदर जो होती है वो क्या करती है, डिलीवरी के टाइम पे उसको जो डिलीवरी पेन होता है वो बहुत लॉन्ग टाइम तक होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्मूथ मसल सेल, क्योंकि एक बार कॉन्ट्रैक्ट करती है तो बहुत लंबे टाइम तक क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करके ही रखती है। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट सेल है नर्व सेल। नर्व सेल का मेनली काम क्या है, सेल दैट गैदर्स इंफॉर्मेशन एंड द कंट्रोल बॉडी फंक्शन। अब देखो नर्व सेल क्या है, मेनली जो हमारे सेंस ऑर्गन है, जो भी हमें फील होता है, सेंस होता है, वो उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाने का काम किसका है, हमारी नर्व सेल का है। ठीक है, ओके। नर्व सेल का काम क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन है, मान लो मैंने किसी चीज को, गर्म चीज है उसे टच करा अपने फिंगर से, अब मेरी जो सेंसरी नर्व्स होंगी वो ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन लेके जाएगी कि भाई ये क्या है, गर्म है, अब इसे हाथ हटाना है, नहीं हटाना है, करना क्या है। तो ब्रेन क्या करेगा, एनालाइज करेगा कहीं इसको हार्म तो नहीं कर रहा है, देन उसे रिस्पॉन्स करेगा। पहले क्या करा ब्रेन ने, एनालाइज करा, अच्छा क्या करना है, बहुत गर्म चीज़ है कुछ, तो वो इम्पल्स देगा हमारे नर्व सेल को कि झट से हाथ क्या कर दो, हटा दो। तो आपका क्या करेगा, ब्रेन रिस्पॉन्स देगा बाय द मोटर नर्व के थ्रू। ठीक है, मोटर नर्व क्या करेंगी, बोलेंगी अब मेरे फिंगर्स को कि अपने हाथ को क्या कर दो, पीछे हटा दो। देन मैं क्या करूंगी, अपने हाथ पीछे हटा दूंगी, क्योंकि वो ब्रेन ने उसे एनालाइज करा कि ये चीज़ क्या है, हार्मफुल है, इसे मैं जल सकती हूँ। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है ब्रेन तक, दैट इज सेंसरी, एंड जो ब्रेन से रिस्पॉन्स लेके आ रहा है कि ब्रेन ने क्या बोला है, दैट इज मोटर नर्व। ठीक है, तो दो तरह की नर्व्स होती हैं हमारी, हमारी सेंसरी नर्व एंड द मोटर नर्व। सेंसरी का काम होता है सेंस करना, मोटर का काम है ब्रेन से इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स लेके आना। अब है हमारे स्पर्म। ठीक है, स्पर्म भी होता है, स्पर्म का मेनली काम क्या है, सेल ऑफ द रिप्रोडक्शन। मेनली जो अभी हम बोल रहे हैं कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही ली गई है हमारी जो न्यू सेल्स है। अब ये स्पर्म, इसमें एक ओवा होता है जो ओवरी से प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस से प्रोड्यूस हो रहा है हमारा स्पर्म। ठीक है, मेल प्रोड्यूस करता है स्पर्म एंड द फीमेल प्रोड्यूस करती है ओवा। ये दोनों जब आपस में फ्यूज होंगे तो ये बनाएंगे एक जाइगोट। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जाइकोट बनाएंगे, एम्ब्रियो बनाएंगे, देन एक बेबी होल बनेगा। तो यही वो सेल है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। ये है स्पर्म, और इसी तरह होती है एक ओवा। ओके, आई होप आपको ये समझ आया सेल कितनी तरह की होती है, और एक ही तरह की सेल नहीं होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारी सेल्स कैसे डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज की है, तो इनका जो वर्क होगा वो भी कैसे होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। अब इसमें होते हैं हमारे सेल के कुछ पार्ट्स। ठीक है, सेल के पार्ट्स क्या हैं, अ ह्यूमन सेल हैज 3 मेन पार्ट। हमारे जो ना सेल है उसके 3 मेनली पार्ट हैं। पहला है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि आउटर बाउंड्री है किसकी, सेल की। द साइटोप्लाज्म, जिसका जो क्या है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड पैक्ड विद ऑर्गेनेलीज स्मॉल स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म स्पेसिफिक सेल फंक्शन। अच्छा, मैं आपको एक सेल का स्ट्रक्चर क्लियर हो जाऊंगी। ठीक है, तो ये मेरी एक सेल है, क्या है, मेरी एक सेल है। और मेनली जो सेल को है वो 3 टाइप्स में डिफ्रेंशिएट करा गया, यानी 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करा गया। पहला है सबसे आउटर पार्ट, सबसे क्या, ये आउटर पार्ट है ये वाला। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, देन आपका सेकेंड पार्ट आता है हमारा साइटोप्लाज्म। क्या आता है हमारा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ये हमारा पूरा साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये पूरा साइटोप्लाज्म है, इसमें प्रेजेंट होती है हमारी ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज जैसे ये हमारा है माइट्रोकॉन्डिया, ये हमारा है ईएसआर यानी स्मूथ ईएसआर। ठीक है, या रफ ईएसआर। ठीक है, गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये किसके अंदर प्रेजेंट है, हमारे सेल प्लाज्मा में यानी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। देन जो थर्ड सेल को डिफ्रेंशिएट किया गया है वो करा गया है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस भी एक पार्ट है। ओके, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस ये रहा जिसमें हमारे प्रेजेंट होते क्रोमोसोम, यानी इस सेल को, पूरी सेल को जो कंट्रोल कर रहा है वो कौन है, हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस ही है जो पूरी सेल को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। यानी सेल के अंदर कौन सी चीज आनी चाहिए, सेल के बाहर कौन सी चीज जानी चाहिए। मान लो मेरी सेल को ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन लेने के लिए पहले उसे कहाँ मतलब ऑक्सीजन को पहले बाहर पे रहना होगा। ठीक है, कहाँ पे, हमारी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, कि भाई मैं ऑक्सीजन हूँ, मैं अंदर जाऊँ या नहीं।
अब न्यूक्लियस बताएगा कि हाँ इसको अंदर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, फिर ही तभी जाके ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर आ सकता है, अदरवाइज अंदर नहीं आ सकता जब तक न्यूक्लियस ने नहीं बोला। ठीक है, तो इसी तरह से हमारी जो सेल है, ठीक है, हमारी जो सेल है इसके डिफरेंट पार्ट्स है। तो जो सबसे आउटर पार्ट है सेल का, बाउंड्री जो बना के रखता है सेल के चारों तरफ, वो है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब जो साइटोप्लाज्म है वो सेंटर वाला पार्ट होता है जिसमें एक फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, जिसमें सारी ऑर्गेनेलीज मूव करती है। इस फ्लूइड का नाम है इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ठीक है, जहाँ पे इंट्रासेलुलर फ्लूइड में सारी ऑर्गेनेलीज क्या करती हैं, अपना अपना वर्क करती है, अपना अपना फंक्शन करती है, एंड उनको मूव करने के लिए कुछ चाहिए होता है, तो वो क्या है, एक फ्लूइड है जिसे हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इसी इंट्रासेलुलर फ्लूइड को हम आईसीएफ फ्लूइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? आईसीएफ फ्लूइड भी कहते हैं। देन हमारा जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट है सेल का, वो है हमारा न्यूक्लियस। कौन सा है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? एन ऑर्गेनेली दैट कंट्रोल सेलुलर एक्टिविटी, यानी सेल जो भी एक्टिविटी कर रही है, सेल जो भी काम कर रही है, प्रोटीन बना रही है, ऑक्सीजन ले रही है, एटीपी बना रही है, कुछ भी कर रही है, तो उनका उसको जो रेगुलेट, जो उसको कंट्रोल कर रहा है, हाँ भाई एटीपी का सिंथेसिस होना है, ऑक्सीजन को अंदर आने या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाना है, ये सब कौन रेगुलेट कर रहा है, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस लाई नियर द सेल एज अ सेंटर। हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है? सेल के सेंटर में, बीचों बीच प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म पूरे न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट होता है, एंड द जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल की बाउंड्री को बना रहा है। किसको बना रहा है? बाउंड्री को, यानी इस बाउंड्री से कोई भी अंदर नहीं आ सकता है जब तक कि सेल यानी न्यूक्लियस बताएगा नहीं कि हाँ इसको अंदर आना है या नहीं। अब मान लो सेल के बाहर ग्लूकोज है, ठीक है, अब ग्लूकोज तभी अंदर आ सकता है जब न्यूक्लियस बोलेगा हाँ भाई तुझे अंदर आना, तभी जाके वो अंदर आएगा, अदरवाइज वो ग्लूकोज अंदर नहीं आ सकता बिना न्यूक्लियस की परमिशन के। आई होप आपको इतना समझ आया हो। इसके बाद हम हर एक पार्ट को पढ़ेंगे, हर एक जितने भी पार्ट्स हैं हमारे सेल के उनको इंडिविजुअली पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।